आज का हमारा सेशन होने वाला है। आज जो हम पढ़ेंगे साप्ताहिक टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हैं आपकी सभी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था, हम अपना नया चैनल आपके लिए स्टार्ट करने वाले थे और उसका हमने आपके लिए स्टार्ट किया है। चैनल का नाम है आज़ाद हिंद एकेडमिक कोचिंग सेंटर। ठीक है, तो इसमें जितने भी आपसे आपके जितने भी आएंगे, इसमें करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से संबंधित इसमें अधिकतर आपके टॉपिक रहेंगे, मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे इसमें, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षाओं में सभी उपयोगी होते रहेंगे। ठीक है, इसमें जितनी भी तैयारी कराई जाएगी आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही बारीकी से आपको इसमें समझाया जाएगा। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेशन से। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है साप्ताहिक टॉप 10 करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स के पढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे ये आपके 25 जून से 1 जुलाई तक के पढ़ेंगे। ठीक है, 25 जून से आपके 1 जुलाई तक के जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इसमें कवर करेंगे। देखिए, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो हम पहले आज का टॉपिक लेने वाले हैं, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो सिविल कोड की अगर बात करें, जिसे बोलते हैं यूसीसी, और उसका बहुत ज़्यादा ही विरोध हो भी रहा है। ठीक है, देखिए यूसीसी क्या है। यूसीसी की अगर बात करें तो समान नागरिक संहिता से जुड़ा बिल जो है अगली मानसून सत्र में क्या है वो पेश होने वाला है। ठीक है, देखिए इसमें जो है नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं कि आगामी मानसून सत्र के दौरान नागरिक संहिता का आपका यूसीसी को लागू करने का विधेयक पेश करने पर क्या कर रही है, विचार कर रही है। ठीक है, एक राज्यसभा सांसद हैं आपके सुशील मोदी। ठीक है, तो सुशील मोदी जी जो हैं उन्होंने अपने नेतृत्व में एक समिति बनाई है और उस समिति को 3 जुलाई बैठक में भाग में शामिल होने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए बुलाया है। ठीक है, तो देखिए अगर आगे बात करें, देखिए यूसीसी पर अगर बात की जाए तो यूसीसी को देखते हुए इस मुद्दे को क्या है बहुत ही अहम माना जा रहा है। ठीक है, राजनीति के उससे इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कुछ पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और कुछ इसके समर्थन में हैं। ठीक है, देखिए अगर बात करूं इसमें तो कि यूसीसी क्या है। यूसीसी जो है एक कार्मिक लोक शिकायत कानून और संसदीय समिति ने इस हितधारकों पर विचार करने के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी पर एक बैठक बुलाई है। ठीक है, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के नेतृत्व में वाली समिति ने 31 सांसदों, ठीक है कितने सांसद हैं, 31 सांसदों ने 3 जुलाई को होने वाली बैठक के लिए सूचित कर दिया है। ठीक है, देखिए पीएम मोदी इसका पहले भी समर्थन कर चुके हैं। ठीक है, उन्होंने पीएम मोदी ने 27 जून को मध्य प्रदेश के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को जल्द लागू करने की क्या कही थी, बात कही थी। ठीक है, देखिए पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता का समर्थन पहले भी किया है और वो कहते हैं कि एक ही परिवार में 2 लोगों को अलग अलग नियम नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चलेगा। ठीक है, तो उनका ये मानना है। देखिए विधि आयोग ने मांगे लोगों से सुझाव, विधि आयोग ने क्या है लोगों से सुझाव मांगे हैं। भारत के विधि आयोग ने 14 जून को जनता और मान्यता प्राप्त संगठनों से नागरिक संहिता पर अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। ठीक है, विधि आयोग का यह कदम व्यापक तरीके से जांच के लिए आयोग की प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। ठीक है, देखिए पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहा है, अगर यूसीसी लागू हुआ तो आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं का क्या होगा। ठीक है, तो उनका ऐसा विचार है। देखिए उद्धव और आपने इसका समर्थन किया है यूसीसी का। ठीक है, उद्धव और आपने इसका समर्थन किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर मोदी सरकार को उद्धव ठाकरे और आम आदमी पार्टी का क्या है, समर्थन मिला है। ठीक है, वैसे यह दल विपक्ष है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर केंद्र के सुर में सुर मिला रहा है। ठीक है, शिवसेना अपने मुखपत्र में समान में भी इसका जिक्र कर चुकी है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा है न तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं और न ही इसका विरोध करते हैं। ठीक है, देखिए कांग्रेस सहित कई पार्टियां क्या इसका विरोध भी कर रही हैं। ठीक है, तो इसका विरोध भी कर रही हैं, जैसे कि पीएम मोदी द्वारा इसकी
वकालत किए जाने के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, ठीक है। जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर कहा है कि समान नागरिक संहिता लाने से पहले सरकार को इस बात पर क्या विचार करना चाहिए कि देश विविधताओं का देश है। यहाँ यही जेडी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया है, ठीक है। देखिए अगर बात करें क्या है समान नागरिक संहिता, देखिए समान नागरिक संहिता का जो मतलब है आपका, समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि भारत में रहने वाले प्रति एक नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के क्यों न हो। अगर यह कानून देश में लागू होता है तो सबके लिए एक तरह के कानून होंगे। इसके तहत शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने मुद्दे पर नागरिक के लिए एक समान नियम होंगे, ठीक है। केंद्र सरकार का पक्ष क्या है? अगर केंद्र सरकार के पक्ष की बात करें, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दे पर केंद्र सरकार का कहना है कि इसके कार्यान्वयन से व्यक्तिगत कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलेगी और साथ ही समान नागरिकों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश के पीछे सरकार की मंशा समानता को बढ़ावा देने और भारतीय संविधान में निहित सिद्धांतों को बनाए रखने के प्रयासों को रेखांकित करता है, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार का पक्ष है। दूसरा टॉपिक की अगर बात करें तो दूसरा टॉपिक है कि भारत में पहली ड्रोन पुलिस। तो भारत में जो पहली ड्रोन पुलिस बनाई गई है, अगर उसकी बात करें, देखिए भारत में पहली ड्रोन पुलिस जो है चेन्नई, देखिए चेन्नई में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च हुई है, ठीक है। इसके गाइडलाइंस क्या है इसके गाइडलाइंस के बारे में भी जाने। देखिए भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत चेन्नई पुलिस द्वारा करी गई है, ठीक है। चेन्नई पुलिस ने हवाई निगरानी को बढ़ावा देने के लिए एक ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की है। ड्रोन पुलिस यूनिट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। चलिए जानते हैं भारत में ड्रोन संचालन के नियम। देखिए ड्रोन संचालन के अगर नियम बात करी जाए तो भारत में अगर इंडिया फर्स्ट ड्रोन पुलिस यूनिट की अगर बात करी जाए तो भारत में पहली बार ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत चेन्नई पुलिस द्वारा करी गई है, ठीक है। चेन्नई पुलिस ने हवाई निगरानी को बढ़ावा देने के लिए एक ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की है, ठीक है। इसकी मदद से शहर में विशेष रूप से बड़ी सभाओं, वाहन पंजीकरण, डेटा की वास्तविक समय की जांच और संदिग्धों की पहचान करने में मदद मिलेगी, ठीक है। बात करें 3.6 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है। देखिए एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रोजेक्ट में लगभग 3.6 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस सुविधा का उद्घाटन तमिलनाडु के निर्वाचन पुलिस महानिदेशक डीजीपी शैलेंद्र बाबू बेसेंट एवेन्यू अडयार में किया गया है, ठीक है। इसके उद्घाटन के अवसर पर चेन्नई पुलिस आयुक्त शंकर जीवाल भी उपस्थित थे, ठीक है। ड्रोन पुलिस यूनिट की हाइलाइट्स की अगर बात करें, देखिए ड्रोन पुलिस यूनिट 3 कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है। इसमें 3 श्रेणियों के तहत कुल 9 ड्रोन उपलब्ध होंगे, ठीक है। इन ड्रोन्स के 6 क्विक रिस्पॉन्स सर्विलेंस ड्रोन है, 1 हैवी लिफ्ट मल्टीरेटेड ड्रोन है, 2 लॉन्ग रेंज सर्वे विंग्स फ्लेंस ड्रोन शामिल हैं, ठीक है। तो इसमें 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, ठीक है। ये ड्रोन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं। इनको ग्राउंड स्टेशन से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तक संचालित किया जा सकता है, ठीक है। ये ड्रोन AANPR के कैमरों से लैस हैं जो वाहनों के पंजीकरण के डेटाबेस के साथ वास्तविक समय की जांच करने में सक्षम होंगे। इसकी मदद से संदिग्ध चोरी हुए वाहनों का पता लगाने में भी मदद मिलेगी, ठीक है। ये थर्मल कैमरों से लैस हैवी लिफ्ट ड्रोन रात के दौरान भी लाइफ जैकेट तैनात करके समुद्र में फंसे लोगों का पता लगाने और उन तक मदद पहुंचाने में भी सक्षम होंगे, ठीक है। त्योहारों और भीड़भाड़ इलाकों में भी होगा इनका उपयोग, ठीक है। इनका उपयोग जो होगा त्योहार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी इनका उपयोग होगा। देखिए भारत में इस तरह की पहल से आम लोगों को अधिक सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी, ठीक है। इस निगरानी सुविधा के कारण शहर में अपराध की संख्या में भी क्या कमी आएगी, साथ ही अपराधियों को पकड़ने में भी इन ड्रोन्स को बखूबी उपयोग किया जा सकेगा, ठीक है।
AI तकनीक से लैस ये ड्रोन त्योहारों या बड़े समारोह के दौरान भीड़ का सटीक अनुमान लगा सकते हैं और पुलिस इसके अनुसार अपनी सुरक्षा योजना को भी लागू कर सकेंगे। ठीक है, इसकी मदद से पुलिस से भीड़ को भी कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। देखिए, अन्य राज्य भी क्या होंगे, इससे प्रेरित होंगे। अगर ड्रोन पुलिस की शुरुआत हुई है तो अन्य राज्यों में इसकी शुरुआत होगी। देखिए, तमिलनाडु की इस पहल से देश के अन्य राज्य भी प्रेरित होंगे और आने वाले समय में इस तरह की सुविधा की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह की पहल से किसी भी राज्य पुलिस को अपराध को कम करने में मदद मिलेगी और साथ ही इस तरह की सुविधाओं के अपराध करने वाले भी डरेंगे। ठीक है, देखिए, भारत में ड्रोन संचालन के नियम की अगर बात करें तो भारत में ड्रोन संचालन मानवयुक्त स्वचालित, ठीक है, मानवयुक्त या स्वचालित जो है विनियमित करने का काम नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ड्रोन नियम 2021 के तहत जारी गाइडलाइन के तहत भारत में ड्रोन या मानव रहित हवाई टेक्नोलॉजी का संचालन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। देखिए, आगे जो है CBI के जो अजय भटनागर जो हैं CBI के स्पेशल डायरेक्टर बने हैं, जो अजय भटनागर हैं। ठीक है, अजय भटनागर CBI के स्पेशल डायरेक्टर बने हैं। इनके बारे में जानते हैं, इनकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या है और क्या इसमें मोस्ट है। देखिए, IPS अधिकारी अजय भटनागर को CBI का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। अजय भटनागर झारखंड कैडर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी हैं। वह वर्तमान में केंद्रीय जांच एजेंसी में क्या हैं, अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, बात करें IPS अधिकारी अजय भटनागर को CBI का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। उनके नियुक्ति की पुष्टि कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार की गई है। CBI में संयुक्त निदेशक अनुराग एवं एजेंसी में अतिरिक्त निदेशक होंगे। ठीक है, देखिए, गुजरात कैडर के 1994 के बैच IPS अधिकारी मनोज शशिधर को भी 3 साल अवधि के लिए CBI में अतिरिक्त निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। फिलहाल जांच एजेंसी में संयुक्त निदेशक हैं इस समय वो। ठीक है, आगे बात करें कौन है अजय भटनागर। देखिए, अजय भटनागर की जो बात करें तो अजय भटनागर झारखंड कैडर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारी हैं और जो है वर्तमान में केंद्रीय जांच एजेंसी में अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उनकी नियुक्ति जो हुई थी 20 नवंबर 2024 तक, अर्थात उनके रिटायरमेंट तक की गई है। ठीक है, देखिए, और अनुराग बने हैं अतिरिक्त निदेशक। देखिए, CBI में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत अनुराग को अब अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति इस पद पर 24 जुलाई 2023 तक की गई है, यानी उनका 7 साल का कार्यकाल भी पूरा होगा। ठीक है, देखिए, शरद अग्रवाल को मिला है सेवा विस्तार। इसमें जो शरद अग्रवाल थे CBI में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत शरद अग्रवाल को उनके प्रतिनियुक्ति कार्यकाल में विस्तार दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 31 मई 2023 से आगे 1 साल के विस्तार को मंजूरी दी है। अग्रवाल का कार्यकाल 1 जून 2023 से 31 मई 2024 तक कुल 8 साल तक जारी रहेगा। ठीक है, देखिए, बात करें कैसे होती है CBI निदेशक की नियुक्ति की। देखिए, वर्ष 2014 तक CBI निदेशक की नियुक्ति DSPE अधिनियम 1946 के आधार पर की जाती थी। वर्ष 2014 में लोकपाल अधिनियम के तहत CBI निदेशक की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, देखिए, CBI के अगर बारे में बात करें तो CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI भारत की क्या है, प्रमुख जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना 1963 में संतानम समिति की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, CBI क्या एक वैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, CBI एक वैधानिक संस्था नहीं है। इसका गठन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत
किया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, देखिए दुनिया के टॉप विश्वविद्यालय, 10 टॉप विश्वविद्यालय की अगर बात करें, देखिए क्यूसी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 दुनिया के टॉप 10 विश्वविद्यालय के कौन से हैं अगर उनकी बात करें, देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी कर दी गई है। इस रैंकिंग के अनुसार मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। इस लिस्ट में मैसाचुसेट्स के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपना स्थान बनाए रखा है। टॉप 10 में भारत की कोई भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। ठीक है, टॉप 10 में इंपीरियल कॉलेज लंदन, ईटीएच, ज्यूरिख जैसे विश्वविद्यालय शामिल हैं। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे को 149वां स्थान मिला है। देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के विश्वविद्यालय में या शिक्षण संस्थानों की बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी बॉम्बे टॉप 10 टॉप 150 में शामिल है। आईआईटी बॉम्बे इस रैंकिंग में 149 स्थान हासिल किया है, जो किसी भी भारतीय संस्थान का सबसे बेहतर प्रदर्शन है। यह पहला मौका है जब भारत का कोई इंस्टीट्यूट 150 में स्थान बनाने में कामयाब हुआ है। पिछले साल आईआईटी बॉम्बे 172वें स्थान पर था। ठीक है, क्यूएस रैंकिंग 2024 में शामिल टॉप इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, देखिए क्वालिटी साइंस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप पर है। यह इंस्टीट्यूट पिछले साल भी टॉप पर रहा है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय टॉप 3 में शामिल हैं। ठीक है, दुनिया के टॉप 10 विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का है। इसकी रैंक 2024 में 1 है और 2023 में भी इसकी पहली रैंक थी। ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो यूके का है। ठीक है, इसकी दूसरी रैंकिंग है, 2023 में दूसरी रैंकिंग थी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की अगर बात करी जाए तो इसकी देखिए यूके का है, उसकी रैंकिंग इस बार 3 है और 2023 में इसकी 4 रैंकिंग थी। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अगर बात करें यूएसए की तो इसकी इस समय रैंकिंग 4 है और पिछले साल 5 रैंकिंग थी। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की अगर बात करी जाए यूएसए की तो इसकी रैंकिंग इस समय 5 है और पिछली बार इसकी 3 रैंकिंग थी। ठीक है, देखिए इंपीरियल कॉलेज लंदन की अगर बात करें यूके की तो इसकी इस बार रैंकिंग 6 है और पिछली बार भी 6 ही इसकी रैंकिंग थी। ईटीएच ज्यूरिख अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड की इसकी रैंकिंग 7 है इस बार, पिछली बार इसकी 9वीं रैंक थी। ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की अगर बात करें तो इसकी इस समय 8वीं रैंक है और पिछली बार 11वीं रैंक थी। ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूके की अगर बात करी जाए तो इस बार इसकी 9 रैंकिंग है, पिछली बार इसकी 8 रैंकिंग थी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूएसए की अगर बात करें तो इसकी इस बार 10वीं रैंकिंग है, पिछली बार इसकी 27वीं रैंकिंग थी। ठीक है, देखिए अगर बात करें कैसा रहा भारतीय संस्थानों का प्रदर्शन की, देखिए आईआईटी बॉम्बे ने इस बार 149वां स्थान हासिल किया है, टॉप 150 में शामिल है। होने वाला भारतीय संस्थान है। 8 वर्षों में यह पहली बार है कि किसी भारतीय इंस्टीट्यूट ने 150 में जगह बनाई है। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे की देखिए रैंकिंग अगर बात करें, आईआईटी बॉम्बे ने 23 स्थानों की छलांग लगाकर 149वीं क्या है रैंकिंग हासिल की है। इस रैंकिंग में सबसे महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव भी देखा गया। ठीक है, आईआईएससी 70 स्थान नीचे गिरकर 155वें रैंक से 225वें स्थान पर आ गया। ठीक है, इसी तरह आईआईटी दिल्ली की अगर बात करें तो 174 से गिरकर 197 पे आ गया है। आईआईटी कानपुर 264 से 278 और आईआईटी मद्रास 250 से 285 पर आ गया है। ठीक है, देखिए पिछले संस्करण की अगर तुलना में टॉप 200 में भारत का एक संस्थान कम है। टॉप 500 की बात करें तो विश्वविद्यालय 407 और अन्ना विश्वविद्यालय 427 शामिल है। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय शामिल है और अन्ना विश्वविद्यालय शामिल है। ठीक है, देखिए बात करें भारत के टॉप
10 विश्वविद्यालय की। देखिए भारत के टॉप रैंकिंग में जो विश्वविद्यालय हैं, नंबर 1 पे आता है आपका आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। इसकी रैंक है 149, 2023 में इसकी रैंक थी 172, ठीक है। आईआईटी अगर दिल्ली की बात करें तो इसकी 197 है इस बार, और पिछली बार थी 174, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की अगर बात करें तो इसकी रैंक 225 है इस बार, पिछली बार 155 थी, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर की अगर बात करें तो इसकी इस बार 271 रैंक है, पिछली बार 270 रैंक थी, ठीक है। आईआईटी अगर कानपुर की बात करें तो इस बार इसकी 278 रैंक है, पिछली बार 264 इसकी रैंक थी, ठीक है। ऐसे ही बात करें आगे आईआईटी मद्रास की, तो आईआईटी मद्रास का इस बार जो रैंक है 285 है, पिछली बार 250 थी, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी की अगर बात करें तो इस बार 364 रैंक है, पिछली बार 384 रैंक थी, ठीक है। आईआईटी रुड़की की अगर बात करें तो इस बार 369 रैंक है और पिछली बार भी यही रैंक थी, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो इस बार 407 इसकी रैंकिंग है, पिछली बार इसकी 521 से 530 रैंकिंग थी। देखिए अन्ना विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो इस बार इसकी 427 रैंकिंग है, पिछली बार 551 से 561 में रैंकिंग थी, ठीक है। देखिए रैंकिंग में 1500 संस्थान शामिल हैं। देखिए इस रैंकिंग में क्या है, 1500 संस्थान शामिल हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 20वें संस्करण में 104 स्थानों के 1500 संस्थान शामिल हैं, ठीक है। इस रैंकिंग को रोजगार और स्थिरता के आधार पर तैयार किया गया है, ठीक है। इसको जो तैयार किया जाता है आपका, इस रैंकिंग को रोजगार और स्थिरता को आधार बनाकर तैयार किया जाता है, ठीक है। देखिए आगे अगर बात करें, देखिए इसमें जो है 3 वर्ष की रैंकिंग आपकी शामिल किया गया है, जिसमें स्थिरता, रोजगार, परिणाम और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क शामिल है। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 12 साल से टॉप पर है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की रैंकिंग में सुधार हुआ है, ठीक है। आगे बात करें वनडे विश्व कप 2023 के प्रमुख मैच। देखिए वनडे विश्व कप 2023 के प्रमुख मैच की अगर बात करें, देखिए आईआईसी ने बताए वनडे विश्व कप 2023 के 5 प्रमुख मैच जिस पर होगी सबकी नजरें, ठीक है। देखिए इस बारे में अगर बात करें, आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 का जो शेड्यूल जारी हो चुका है, ठीक है। विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। आईसीसी महाकुंभ की शुरुआत 5 अक्टूबर को इंग्लैंड न्यूजीलैंड के उद्घाटन मैच से होगी, ठीक है। दर्शकों के बीच, देखिए अगर इसमें आगे बात करें, आईसीसी ने जो बताए हैं विश्व कप के प्रमुख मैच जो होंगे आईसीसी वर्ल्ड कप के, तो इसमें 2023 के रोमांच मैच, देखिए टूर्नामेंट के बेस्ट मैचों के बारे में बताया है, लेकिन हालांकि विश्व कप में होने वाले सभी मैचों का दर्शक आनंद लेने वाले हैं। विश्व कप में अगर दर्शकों को देखें तो एक बड़े मैच को देखने के मिलने वाले हैं, ठीक है। आईसीसी वर्ल्ड कप के प्रमुख मैच की अगर बात करें, देखिए पहला जो होगा आपका भारत बनाम पाकिस्तान, ठीक है। पहला भारत पाकिस्तान। देखिए भारत और पाकिस्तान के मैच जो है बहुप्रतीक्षित होते रहते हैं, ठीक है। वहीं विश्व कप की बात आती है तो क्रिकेट का रोमांच 7वें आसमान पर रहा है, ठीक है। दोनों टीमें 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगी, ठीक है। 50 ओवर के विश्व कप में दोनों टीमें 7 बार आमने सामने हुई हैं, ठीक है, जिनमें भारत ने सभी मुकाबलों में जीत हासिल की है और विश्व कप जैसे बड़े स्टेज पर अपना दबदबा कायम रखा है, ठीक है। दूसरा मैच की बात करें तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, ठीक है। इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच रोमांच, ठीक है, ये मैच होगा। दोनों टीमें 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में विश्व कप के पहले मैच में आमने सामने होंगी, ठीक है। पिछली बार विश्व कप 2019 के खेल में दोनों टीमें जो ही आमने सामने हुई थी, ठीक है। आगे बात करें, देखिए इंग्लैंड की टीम 2019 में विश्व कप का खिताब और 2022 में T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम करके पहले ही ताकत दिखा चुकी है, ठीक है। भारत, तीसरा मैच होगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। देखिए 5वीं बार विश्व कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के लिए है, विश्व कप आसान नहीं रहने वाला है, ठीक है। वर्ष 2011 के विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी, ठीक है। इस बार भी दोनों टीमें सबकी नजर रहेगी, ठीक है।
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच 8 अक्टूबर को कहां पर, चेन्नई में खेला जाएगा। ठीक है, चौथा मैच होगा आपका ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का। देखिए ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का जो मैच होगा आपका, दोनों टीमें 23 अक्टूबर को लखनऊ में खेलेंगी। ठीक है, देखिए दक्षिण अफ्रीका 2019 में विश्व कप में केवल 3 मैच जीती है। ठीक है, अगला मैच होगा आपका पांचवा, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का। देखिए ये मैच होगा 7 अक्टूबर को धर्मशाला में होगा। ठीक है, इसमें भी आपकी दोनों टीमें खेलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। देखिए अहमदाबाद में होगा हाई वोल्टेज भारत पाक मैच। देखिए अहमदाबाद में क्या होगा आपका, भारत और पाकिस्तान का जो मैच होगा, इसका शेड्यूल जो है आपका 8 अक्टूबर को चेन्नई के में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करके करेगा। देखिए वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान किया गया। ठीक है, कप 2023 का आयोजन कहाँ कौन करेगा, भारत इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, कि अगर बात करें तो कब होगा, भारत, देखिए अगर बात करें तो 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करेंगे। ठीक है, टूर्नामेंट का उद्घाटन 5 अक्टूबर को न्यूजीलैंड इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का यह पहला मैच होगा। देखिए भारत अपने विश्व कप का आगाज 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को चेन्नई में करेगा। वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल को आज मुंबई में जारी किया गया है। ठीक है, इस कार्यक्रम में कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग और मुरलीधरन भी भाग लिया था। ठीक है, भारत पाकिस्तान के मैच की अगर बात करें, देखिए भारत पाकिस्तान का मैच जो है आपका 15 अक्टूबर को, ठीक है, कहाँ पर होगा, पाकिस्तान से अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को होगा। ठीक है, पिछली बार 2019 में विश्व कप में भारत पाकिस्तान का आमना सामना हुआ था, जिसमें भारत ने मैनचेस्टर के मैदान पर बड़ी जीत हासिल करी थी। ठीक है, देखिए भारत क्या है, भारत का शेड्यूल देखिए अगर उसकी बात करें तो भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच जो होगा आपका 8 अक्टूबर को चेन्नई में होगा। भारत पाकिस्तान का 11 अक्टूबर को आपका दिल्ली में होगा। भारत पाकिस्तान का 15 अक्टूबर 2023 को अहमदाबाद में होगा। भारत बांग्लादेश का 19 अक्टूबर 2023 को पुणे में होगा। भारत न्यूजीलैंड का 22 अक्टूबर 2023 को धर्मशाला में होगा। भारत इंग्लैंड का 29 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में होगा। भारत क्वालिफायर 2 जो भी होगी 2 नवंबर 2023 को मुंबई में होगा। भारत दक्षिण अफ्रीका 5 नवंबर 2023 कोलकाता में होगा। भारत क्वालिफायर 1 11 नवंबर 2023 को बेंगलुरु में होगा। ठीक है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड भिड़ेंगे मैच में, देखिए पहले भिड़ेंगे। ठीक है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड भिड़ेंगे पहले मैच में। ठीक है, तो इसमें पहले मैच में इन दोनों का मैच होगा। ठीक है, 10 स्टेडियम में होंगे मैच। ठीक है, जो मैच होंगे आपके 10 स्टेडियम में होंगे। ठीक है, कौन से मैचों का आयोजन आपका हैदराबाद, अहमदाबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु और मुंबई, कोलकाता में किया जाएगा। अगर बात करें वहीं हैदराबाद और गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक अभ्यास मैचों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 10 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। ठीक है, कुल 10 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। प्रति एक टीम राउंड रॉबिन फॉर्मेट में अन्य टीमों से खेलेगी। ठीक है, 4 टीमें नॉकआउट स्टेज और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होंगी। ठीक है, वनडे विश्व कप 2023 का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि सेमीफाइनल मैच आपका मेजबानी मुंबई और चेन्नई करेगा। ठीक है, विश्व कप ट्रॉफी 2023 की अगर बात करें, देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी 2023 की शुरुआत कर दी गई है। इसकी लॉन्चिंग पृथ्वी से 1,20,000 फीट ऊपर स्पेस में किया गया है। अगले कुछ महीनों में विश्व कप ट्रॉफी कुवैत, बहरीन, मलेशिया, अमेरिका, नाइजीरिया, युगांडा, इटली, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेजबान देश सहित दुनिया भर के 18 देशों की यात्रा करेगी। ठीक है, देखिए बात करें वनडे सुपर ओवर का सबसे बड़ा टोटल, देखिए दुनिया में अगर बात करें, देखिए नीदरलैंड को क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए वनडे क्रिकेट के सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है,
आईसीसी वनडे कप क्वालिफायर 2023 में एक मैच के दौरान नीदरलैंड ने यह रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, नीदरलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए 100 पर 30 में 30 रन जड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, नीदरलैंड के ऑलराउंडर लोगन वेन वीक ने वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर के सुपर 30 में रन बनाया है। ठीक है, 30 रन के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, वान वीक ने भी बनाया है रिकॉर्ड। ठीक है, कितना बनाया है? 30 रन जड़े हैं, 14 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली थी। ठीक है, 374 रन स्कोर हुआ था। ठीक है, निर्धारित 50 ओवर में कितने 374 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। वहीं ब्रेंडन किंग ने 76 रन और जॉनसन वेल्स ने 54 रन की पारी खेली थी। ठीक है, देखिए वनडे क्रिकेट में अगर सर्वाधिक रन का टोटल करें तो 36 रन बल्लेबाज थे आपके हर्षल गिल्स, डीएल्सबेन वंज। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका बनाम नीदरलैंड के बीच ये मैच हुआ था। ठीक है, दूसरा 36 रन ये भी जेएस मल्होत्रा, जिराक और पीएनजी यूएसए के बीच। ठीक है, गेंदबाज थे ये 35 रन जो थे आपके बल्लेबाज एंटिस पेरा, आरके पीटसन गेंदबाज थे श्रीलंका बनाम दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, 34 रन की जो बनाए थे, देखिए 34 रन के जो बनाए थे इन्होंने, किसने बनाए थे? बल्लेबाज थे आपके एबी डिविलियर्स और गेंदबाज थे आपके जेसन होल्डर। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज। ठीक है, ये मैच खेला गया था। 34 रन बनाए थे आपके जेडीसी नीसन ने एंटीलिसी पेरेरा और न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका के मैच में। ठीक है, 32 रन बनाए थे शाहिद अफरीदी ने, सीएम भंडारा गेंदबाज थे पाकिस्तान और श्रीलंका के मध्य जो खेला गया था। ठीक है, 32 रन बनाए थे एलएस लिविंगस्टोन ने, आपके पीआरबी गेंदबाज थे इंग्लैंड बनाम नीदरलैंड ने। ठीक है, देखिए अगर बात करें आगे उड़ने वाला जानवर जो पक्षी नहीं है, देखिए उड़ने वाला जानवर अगर जो पक्षी नहीं है उसकी बात करें, देखिए पक्षियों की मुख्य क्या पहचान होती है? उड़ने की क्षमता के पीछे वैज्ञानिक अलग अलग सिद्धांत मानते हैं। उनका पंख विकास पैरोजीवों से हुआ है। ठीक है, जो पक्षी नहीं है फिर भी हवा में उड़ सकते हैं। अगर उनकी बात करें, देखिए कौन सा जानवर है जो उड़ सकते हैं? देखिए खुले आकाश में उड़ना कौन नहीं भरना चाहता? देखिए ऐसा गुण जो है 3 प्रकार के जीवों में पाया जाता है। ठीक है, पक्षी, कीड़े और चमगादड़ परिवार के। ठीक है, देखिए फ्लाइंग फॉक्स तकनीक से रूप चमगादड़ परिवार के सदस्य जो उड़ान भर सकते हैं, लेकिन ये क्या है? पक्षी नहीं है। ठीक है, उड़ने के बाद भी पक्षी नहीं है चमगादड़। ठीक है, उड़ने के बाद भी क्या है? चमगादड़ जो है पक्षी नहीं है, लेकिन पक्षियों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, पक्षियों की श्रेणी में नहीं आते चमगादड़। ठीक है, ज़्यादातर जंगली क्षेत्रों में खुले स्थानों में क्या है? आपके चमगादड़ पाए जाते हैं। ठीक है, उड़ने वाला सांप, देखिए उड़ने वाला सांप की अगर बात करें तो फैमिली की 5 प्रजातियों में से एक है जो आकाश में उड़ सकता है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी भारत और इंडोनेशिया के द्वीपीय इलाकों में पाए जाते हैं। ये सांप उड़न भरने में काफ़ी सक्षम होते हैं। इनकी लंबाई 4 फीट होती है। ठीक है, दूसरे होते हैं आपके फ्लाइंग स्क्विड। ठीक है, फ्लाइंग स्क्विड उड़ने वाली मछली के समान ही एक उड़ने वाला जीव है जो बहुत ही आकर्षक लगता है। इसके अंदर पानी से बाहर खुले हुए उड़ान भरने की क्षमता, ठीक है, इसमें होती है। ठीक है, कौन सी होती है? फ्लाइंग स्क्विड। तीसरा आता है आपका उड़ने वाला मेंढक। ठीक है, फ्लाइंग फ्रॉग की अगर बात करें, देखिए ये जो पाया जाता है आपका मलेशिया और बोनेरा उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें उड़ने वाली गिलहरी। देखिए उड़ने वाली गिलहरी 50 से अधिक विभिन्न प्रजातियों में शामिल है। निरंतर उड़ान भरने में सक्षम नहीं है। ठीक है, यह मुख्य रूप से पक्षियों चमगादड़ की तरह उड़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन पेड़ों पर ग्लाइड करती है। ठीक है, इसकी अगर प्रजाति की बात करें तो गिलहरियां टेरोमिना प्रजाति से संबंधित हैं। ठीक है, आगे आता है आपका कैलुगो। देखिए कैलुगो को जो अगर बात करें, कैलुगो सामान्य तौर पर उड़ने वाला लेमर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लेकिन ये लेमर से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। गोलुकोकस हवा में उड़ान भरने में सक्षम है। गोलुकोको की एक मुख्य विशेषता यह है कि उनके अंगों को जोड़ने वाली झिल्ली पूंछ से जुड़ी होती है, जिस कारण यह भी चमगादड़ जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, आगे आता है आपका उड़ान भरने वाली मछली। ठीक है, फ्लाइंग फिश की बात करें, देखिए एक्सोकोडिड परिवार से 40 से अधिक विभिन्न प्रजातियां उड़ान भरने में सक्षम हैं।
उड़ने वाली मछलियां पानी में शक्तिशाली ढंग से तैरती हैं, ठीक है। साथ ही 600 फीट से अधिक ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम हैं। देखिए फ्लाइंग फॉक्स की अगर बात करें, चमगादड़ों की प्रजाति से संबंध रखने वाली फ्लाइंग फॉक्स हवा में उड़ने में सक्षम होती है, जो टोरोपोस जीनस की सदस्य होती है। हालांकि ये तकनीकी रूप से चमगादड़ है, ठीक है। इन्हें फ्रूट्स बेट्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्लाइंग फॉक्स मुख्य रूप से मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय द्वीपों में पाई जाती है, ठीक है। साथ ही यह है कि आपकी एशिया, मनाईलैंड में भी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी पर कोई भी जानवर है जो पक्षी है नहीं और इसके अंदर हवा में उड़ने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। देखिए एक बहुत वो चल रहा है, जाने रूसी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के बारे में। देखिए वैगनर ग्रुप के बारे में अगर बात करें, देखिए वैगनर ग्रुप की अगर बात की जाए तो क्या है वैगनर ग्रुप। देखिए वैगनर ग्रुप की अगर बात करें हम तो क्या है वैगनर ग्रुप। देखिए वैगनर ग्रुप जो है आपका रूस के सैन्य नेतृत्व का उखाड़ फेंकने धमकी देने वाला एक वैगनर ग्रुप भाड़े के सैनिकों की एक निजी सेना है, ठीक है, जो यूक्रेन में नियमित रूसी सेना के साथ लड़ रही है, ठीक है। और इसके हजारों सैनिक लड़ाई में भाग ले रहे हैं, ठीक है। वर्ष 2014 में इस सेना के पास 5000 से अधिक सैनिक थे, जिसे रूस की विशिष्ट रेजिमेंट और विशेष बलों के सैनिक शामिल थे, ठीक है। वैगनर समूह के 2022 में एक कंपनी के रूप में खुद को रजिस्टर किया था और सेंट पीटर्सबर्ग में एक नया मुख्यालय खोला गया था, ठीक है। वैगनर आर्मी को पहली बार 2014 में पहचान मिली थी, जब यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादी शक्ति का समर्थन किया था। शुरू में यह सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य कर रहा था, जो अधिकतर अफ्रीका और मिडल ईस्ट में एक्टिव था, ठीक है। वैगनर ग्रुप क्यों हुआ रूसी सेना के खिलाफ। ठीक है, रूसी सेना के खिलाफ क्यों हुआ है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन रूस के रक्षा मंत्री को बाहर करने के लिए मॉस्को और मार्च करने का फैसला किया था, ठीक है। उनके इस बयान से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफ़ी नाराज हैं और उन्होंने इसे विश्वासघात बताया है। हालांकि इस आर्मी ने रूस की राजधानी मॉस्को में न घुसने का फैसला किया है, ठीक है। कथित तौर पर अगर वैगनर की ग्रुप रूसी सेना के कुछ फैसलों से नाराज थे, जिस कारण उन्होंने रूस की सेना से अलग होने और उसके खिलाफ युद्ध लड़ने का फैसला किया था। वैगनर ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, वैगनर ग्रुप की शुरुआत अगर बात करें तो पूर्व रूसी सेना अधिकारी दिमित्री उद्दीन की कथित संतृप्तता के जिम्मेदार माना था। ऐसा माना जाता है कि वह वैगनर के पहले फील्ड कमांडर थे और उन्होंने अपने पूर्व रेडियो कॉल साइन के नाम पर इसका नाम रखा था। वर्तमान प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन एक अमीर व्यवसायी हैं जिन्हें पुतिन का सेफ उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में वैगनर ग्रुप की क्या भूमिका है। देखिए, पहला ऑपरेशन वैगनर ग्रुप का 2014 में रूस के कीमिया पर कब्जा करने में मदद करना था। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इस साल में शुरुआत में कहा कि यूक्रेन में वैगनर के लगभग 80% सैनिकों को जेलों से हटा दिया गया, ठीक है। वैगनर ग्रुप रूसी सेना के साथ मिलकर पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर पर कब्जा करने में काफ़ी मदद की थी। हालांकि शुरू में रक्षा मंत्रालय ने वैगनर समूह के युद्ध में शामिल होने का खुलासा नहीं किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसकी भूमिका की प्रशंसा करी थी, ठीक है। यूक्रेन में 50,000 से ज़्यादा इसके सैनिक हैं, ठीक है। तो आज का देखिए, आगे अगर बात करें, देखिए वनडे में लगातार 5 विकेट लेने वाले खिलाड़ी की अगर बात करें, देखिए खिलाड़ी हैं आपके बनिंदु स्वांगू, देश हैं श्रीलंका के, लगातार 5 विकेट होल लिया है 2023 में, ठीक है। बकार यूनिस पाकिस्तान के, इन्होंने विकेट 3 1990 में। नसीम शाह पाकिस्तान के 2 विकेट, ठीक है। देखिए लगातार विकेट हाल की बात करें 2 2023, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के हैं 2 2019-20, ठीक है। मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के हैं 2 विकेट हाल 2019 में। मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के 2 विकेट 2015, ठीक है। मिशन स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट हाल 2013 में।
ब्रायन बिटोरी जिम्बाब्वे के 2 विकेट हॉल 2011 में। राहन हैरिस ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट 2010 में। ठीक है। बकार यूनिस पाकिस्तान के 2 विकेट 2001। अजहर मसूद पाकिस्तान के 2 विकेट हॉल 1999 में। ठीक है। शकलन मुश्तक पाकिस्तान के 2 विकेट 1997 में। आकिब जावेद पाकिस्तान के 2 विकेट हॉल 1997। ठीक है। बकार यूनिस पाकिस्तान के 2 विकेट हॉल 1990 में। अंसाता डीमेल श्रीलंका 2 विकेट हॉल 1983 में। ठीक है। गैरी स्मिलर ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट हॉल 1975 में। ठीक है। देखिए श्रीलंका की सुपर 6 में जगह पक्की है। ठीक है। देखिए श्रीलंका की अगर बात करें तो 82 रनों की बदौलत श्रीलंका ने 325 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। जवाब में आयरलैंड की पूरी टीम सिर्फ 182 रन पर क्या थी, आपकी ऑल आउट हो गई थी। ठीक है। तो आज का टॉपिक था हमारा, ठीक है, करंट अफेयर्स का, ये वीकली था। इसमें मोस्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दूंगा। ठीक है। डेली बेस में आपके जो क्वेश्चन है उसी से संबंधित होंगे, वो भी मैं आपको जल्दी करा दूंगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।